नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम विकसित भारत एट 2047 नीति आयोग की बैठक में आपका स्वागत है। दरअसल आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय था विकसित भारत एट 2047। पीएम मोदी ने इस बैठक में अपने संबोधन में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कहीं। इन्हीं सब विषयों पर हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक आज हुई। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय था विकसित भारत एट 2047। इस बैठक में पीएम मोदी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आइए आपको हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना हर भारतीय का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य अहम भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वो सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। ये दशक बदलावों का है, तकनीकी और जियोपॉलिटिकल के साथ साथ अवसरों का भी है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के अनुकूल बनाना चाहिए। भारत एक युवा देश है, यह अपने वर्कफोर्स के कारण पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा आकर्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने युवाओं को एक कुशल और रोजगारपरक वर्कफोर्स बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित बनाने के लिए कौशल, अनुसंधान, नवाचार और नौकरी आधारित ज्ञान पर जोर देना आवश्यक है। हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमने 100 साल में एक बार आने वाली महामारी को हराया है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारे लोग उत्साह और विश्वास से भरे हुए हैं। हम सभी राज्यों के प्रयास से 2047 में विकसित भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। विकसित राज्य ही विकसित भारत बनाएंगे, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनईपी जैसे सुधार, मुद्रा, पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं और आपराधिक न्याय संहिता में जो सुधार हैं, इनका फायदा भारत में बदलाव के लिए उठाना चाहिए। 2047 तक भारत को विकसित बनाना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य अहम भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वो सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री की ओर से इस बैठक में कही गई हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन और हमारे साथ विजय त्रिवेदी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम प्रोफेसर महाजन आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो बातें रेखांकित की हैं आज की बैठक में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि राज्यों का अगर विकास होगा तो भारत का विकास होगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? का गठन ही इस काम के लिए हुआ है कि सभी राज्य मिल करके, क्योंकि इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, तो उसमें कहा जाता था कि जो केंद्र योजना बनाएगी वो सभी के सभी राज्यों में लागू होगी, वन साइज फिट्स ऑल। लेकिन नीति आयोग के गठन के पीछे ये कारण था कि सभी राज्यों की आवश्यकताएं अलग हैं, उनकी स्थितियां अलग हैं, उनके संसाधन अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनकी संस्कृति, इन सब में अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं। उन विविधताओं के अनुसार हर राज्य को देश के विकास के लिए जुटना होगा, उनकी अपनी परिस्थिति के अनुसार। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि सभी राज्यों को मिलकर के ही ये विकसित राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि अगर सभी राज्य मिलकर के, किसी राज्य में एक लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, किसी राज्य में लक्ष्य है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या अलग अलग है, वहाँ की जलवायु अलग है, उनके जो एरिया अलग है। ऐसे में सभी राज्य मिल करके अपने अपने हिसाब से अपनी योजनाएं अपने लिए लक्ष्य तय करें, इसलिए ये बैठकें रखी जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो एक दिशा देने का प्रयास किया है राज्यों को,
वो मुझे लगता है अभिनंदनीय है। बिल्कुल विजय जी, जो अप्रोच पेपर वहाँ पर जारी किया गया है इस बैठक के बाद, उसमें बताया गया है कि भारत का जो अब तक का प्रदर्शन रहा है, कई सारे उसमें उदाहरण दिए गए हैं। खेलों का उदाहरण दिया गया है, जनधन अकाउंट का उदाहरण दिया गया है, कोविड वैक्सीन का उसमें उदाहरण दिया गया है, चंद्रयान का उदाहरण है, जो क्लाइमेट गोल को पूरा करने में भारत की जो परफॉर्मेंस रही है उसका उदाहरण है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है, और भारत का जो वैश्विक विश्व में जो भारत की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसका उदाहरण वहाँ पर दिया गया है। इस सब को देखते हुए जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये दशक बदलावों का है, तकनीकी और जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है विश्व का, उसमें काफ़ी अवसर हैं, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? चंद्रशेखर जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और जो बैठक में जो पॉइंट रखे गए, 100 पॉइंट मुझे बताया गया था कि रखे गए हैं उस पर, और उसमें विकसित भारत को लेकर 2047 को, आपको याद हो प्रधानमंत्री जी आज ये बात नहीं कह रहे। पिछली बार का जो कार्यकाल था तब भी वो कहते थे कि ये जो सदी है 21वीं सदी, वो एशिया की सदी है और एशिया में भारत की सदी है। वो तब से उस काम पर लगे हुए हैं और एक एस्पिरेशनल इंडिया बनाने पर जोर दे रहे हैं। कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो वो अपने 5 साल के कार्यकाल के एजेंडा को तय करती है कि भाई 5 साल में मुझे ये करना है, बाकी अगली बार देखेंगे अपना बस्ता उठाकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। लेकिन कोई प्रधानमंत्री 2047 का जिक्र कर रहा हो तो इसका मतलब वो किसी विजन पर काम कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। वो सिर्फ अपने चुनावी कार्यकाल को नहीं देख रहा। और जिन सब चीजों का जिक्र किया वो हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने की एक एक सीढ़ी है जिन पर जिक्र किया गया, और केवल जिक्र नहीं है, उन पर काम हुआ है। तो उन सब काम से ही मिलकर एक एक सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं तो 2047 में विकसित भारत की तरफ पहुंचते हैं। मैं एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहता हूं, आपने नहीं पूछा, लेकिन आज जब ये 9th गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई नीति आयोग की, प्रोफेसर महाजन ने तो उसका जिक्र किया ही है कि योजना आयोग और नीति आयोग में फर्क क्या है। मैं समझ रहा हूँ कि आज हमारे इंडिया ब्लॉक के 7 मुख्यमंत्रियों ने उसका बॉयकॉट किया था, बहिष्कार किया था, और ममता जी उसमें आई, लेकिन वो चली गई थी। राजनीतिक मतभेद, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और होने भी चाहिए, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है। लेकिन क्या राजनीतिक मतभेद जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत 2047, विकसित भारत का 2047, इससे हमारा कोई मतभेद है क्या राजनीतिक दलों का? जी, क्या हमारा कोई राजनीतिक दल भारत को 2047 तक विकसित करना नहीं चाहता? ऐसा मुझे नहीं लगता। तो इसलिए मुझे एक तो इस बैठक के बहिष्कार का कोई कारण नजर नहीं आता। उसका एक पहला जो मेरी मोटी समझ है उसमें लगता है कि क्या आप विकसित भारत को जो आइडिया है उसके खिलाफ हैं। ये जो पूरी बैठक थी वो विकसित भारत में, और ये बिना सबके नहीं होगा, क्योंकि केवल केंद्र सरकार से विकसित भारत नहीं हो सकता। हम भारत जो है विविधताओं वाला देश है, सारे राज्य है, और हर राज्य की, हर पॉलिटिकल पार्टी की, हर लीडर की एक ताकत है। तो वो सारी ताकत मिलकर इस देश को मजबूत विकसित भारत बना सकती है। मुझे लगता है कि उन सब पर यदि आज होता कि सभी दल हमारे सहमत होते, वो नाराज होंगे बजट को लेकर, मैं उसमें कोई वो हैरानी नहीं कर रहा, और हो भी सकते, उनका अधिकार भी है। तो वो वहां पर बजट की जो बहस हो रही है उस पर चर्चा करें और वहां पर अपनी बात रखें कि भाई आप ये काम नहीं कर रहे, हमारे राज्यों का ध्यान नहीं रख रहे, या हमें ये चाहिए। विकसित भारत में हर राज्य का, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो गुजरात हो, वो राजस्थान हो, वो झारखंड हो या तमिलनाडु हो, सबके योगदान से ही विकसित भारत बनेगा। मुझे लगता है कि उस पर सब लोगों को एक होना चाहिए था, राजनीतिक मतभेदों को भूलकर, क्योंकि ये विकसित भारत का लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का लक्ष्य होता तो सबको बाइकआउट कर देना में कोई मुझे आपत्ति नहीं होती। बिल्कुल तो विजय जी, काफी एक महत्वपूर्ण आपने ये पॉइंट यहाँ पर उठाया है। प्रोफेसर महाजन, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा, हालांकि हम बिल्कुल तथ्यों पे बात कर रहे थे, जो अप्रोच पेपर वहाँ पर जारी किया गया है वो भी मेरे पास है, इसमें कई सारे तथ्य हैं जिन पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण बात विजय जी की ओर से कही गई है कि एक तरफ हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, और विकसित भारत कैसे बनेगा इसके लिए कई सारे हमारे पास तथ्य हैं। भारत की जो अभी तक की परफॉर्मेंस रही है कई सारे क्षेत्रों में वो काफ़ी अच्छी रही है, और भारत क्यों विकसित भारत बन सकता है उसके भी कारण हैं। भारत को विकसित भारत बनने के लिए क्या करना चाहिए उसको लेकर के मंथन हो रहा है। लेकिन उस सब के बीच ये जिस तरह की राजनीति हो रही है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारत विकसित भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक हमारी कृषि विकसित ना हो,
जब तक हमारे उद्योग विकसित ना हो, जब तक हमारी सेवा क्षेत्र विकसित ना हो, जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित ना हो, जब तक हर व्यक्ति को भोजन न मिले, जब तक हर व्यक्ति को प्रोफेसर महाजन, शिक्षा एक प्रॉपर न मिले। थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल हमारे पास वो दृश्य आ गए हैं, वहाँ के जो नीति आयोग की बैठक हुई थी उसके कुछ फोटोग्राफ जारी किए गए हैं। वो फोटोग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये नीति आयोग की बैठक के फोटोग्राफ हैं जिसमें कई राज्यों के वहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल हुए। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री राजनीतिक कारणों से वहाँ पर नहीं आए और इसी बिंदु पर हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं। विजय जी की ओर से ये बिंदु यहाँ पर उठाया गया कि कुछ राज्यों के वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे जो इंडिया ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, और वो इसको लेकर भी राजनीति कर रहे हैं। जब भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए मंथन चल रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर राजनीति की जा रही है। फिलहाल हम आपको ये फोटोग्राफ दिखा रहे हैं वहाँ के, जो आज नीति आयोग की काफ़ी महत्वपूर्ण एक बैठक हुई थी, और इस बैठक में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा ये भी लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। प्रोफेसर महाजन, जो तथ्य हैं उन पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से आज इंडिया गठबंधन के कुछ मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे ही नहीं थे, इतना महत्वपूर्ण ये विषय है, 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात हो रही है, ऐसे में मुख्यमंत्रियों का वहां पर नहीं पहुंचना, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं वही बात कर रहा था कि जब तक हमारा हर क्षेत्र विकसित नहीं होगा, जब तक हमारा हर राज्य विकसित नहीं होगा, जब तक हमारा हर जिला विकसित नहीं होगा, तब तक भारत विकसित कैसे बन सकता है। ऐसे में तमाम जो ऐसे उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो वहां नहीं आए, यानी कुल मिलाकर के वो उस विकास क्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्या? क्या वो सब लोग मिल करके, जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, वो नहीं करना चाहते क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है। इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण आए जिसमें केंद्र ने कुछ अच्छी योजना चलाई। उदाहरण के लिए आयुष्मान भारत, कुछ राज्यों ने राजनीतिक कारणों से उसको लागू नहीं किया, और जिसके कारण वहां के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमारा ये मानना है कि ये देश का मामला है, ये राष्ट्र का मामला है, ये भारत का मामला है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मामला है, जिसमें हम सभी आते हैं, हर जिला आता है, हर राज्य आता है। इसलिए हर राज्य की सरकार को इसके साथ मिल करके चलना पड़ेगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र बन सकेगा। हम तमाम कोशिशें केंद्र में यदि करते हैं, जब हमने जनधन योजना चलाई, हमने गरीबों के लिए घर बनाने की बात की केंद्र सरकार की तरफ से लोगों ने, तो ऐसे में तमाम प्रकार के जो प्रयास हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जब तक उसका फीडर इंफ्रास्ट्रक्चर राज्यों में नहीं बनेगा, तब तक उस इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा लाभ उस राज्य के लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये प्रश्न किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न किसी विचारधारा का नहीं होना चाहिए। इसलिए सबको मिल करके इस देश को बेहतर बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, और एक अच्छी परिस्थितियां निर्माण हुई है इस समय। वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत को लोग अब सीरियसली लेने लगे हैं। भारत जब आज आत्मनिर्भर भारत की बात करता है तो लोगों को ध्यान में आता है कि हम आत्मनिर्भर भारत किस लिए कह रहे हैं। तो ऐसे में हम दुनिया से अपनी निर्भरता को एक तरफ कम भी कर रहे हैं और दुनिया के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ भी कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि राज्यों का साथ यदि नहीं मिलता है केंद्र सरकार को, तो इस काम में मुश्किल आ सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, वहां की सरकारें अपने इस दायित्व को समझें। विजय जी, हम तथ्यों पर आगे बढ़ें उससे पहले, क्योंकि आप भारत की जो राजनीति है उसको काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं और काफ़ी लंबे समय से उसको कवर भी करते रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में नहीं आना, क्या कुछ इनकी राजनीति हो सकती है इसके पीछे? चुनाव खत्म हो गए चंद्रशेखर जी, ये फैक्ट है, तथ्य आप बता रहे हैं, लेकिन क्या सब लोग ये समझ रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गए? अभी हमारे यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल उस चुनावी मोड से शायद नहीं निकल पाए, समझे, पहली बात। दूसरी बात,
इलेक्शंस के जो नतीजे आए हैं उनको विजय जी भी आपको शायद- रोकना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत पर जोर दिया और कहा कि राज्यों को इसके लिए मिलकर काम करना होगा। ये आप सुनिए पहले, उसके बाद हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। A Vikasit Bharat, which is a developed India by 2047, cannot be achieved just by wishful thinking. You must have tangible goals which have to be pursued. And he said that the chief ministers have a major role in this, and that's why it was being discussed here. It is because a lot of the action for Vikasit Bharat is the collective action of states. So his basic request to all the states is, please develop vision plans for yourself, for each state, because Vikasit Bharat at the national level is an aggregation of a lot of Vikasit states. And to tell you all, the good news is, over the last year, a lot of states have moved ahead in preparing vision documents. Uttarakhand has one, Uttar Pradesh has one, Gujarat has one, Tamil Nadu has one. In the pipeline, we have Goa, we have Madhya Pradesh, we have Chhattisgarh, we have Orissa, we have Assam, and we have a couple of other states also, Bihar, lining up to prepare vision documents. नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बैठक बीच में छोड़कर जाने को लेकर स्पष्ट किया है कि उन्हें बोलने से रोका नहीं गया था। प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने के लिए 7-7 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए उन्होंने लंच के पहले बोलने का समय मांगा था और उन्हें निर्धारित पूरा समय दिया भी गया। उन्होंने अपनी बातें रखी और हमने सम्मानपूर्वक उनकी बातें सुनी और नोट की। The Chief Minister of West Bengal had made a request to be given a turn before lunchtime. It was a very clear request from their side, because normally we would have gone alphabetically, because West Bengal would be W, which would certainly come post lunch session. They wanted a request. It was in writing, and we actually adjusted. Every Chief Minister is allotted 7 minutes, and there's just a clock on top of the screen which tells you the time that is remaining. So it goes from 7 to 6 to 5 to 4 to 3. At the end of that, it shows 00, nothing else. Nothing else has happened other than that. And what happens is, the Raksha Mantri just does that on his table. That's it. And that's it. And then she said that, look, I would have liked to speak for more time, but I'll not speak anymore. That was it. There was nothing more. We all heard. She made her points, and we respectfully heard and noted her points. बैठक में पीएम मोदी ने देश में आ रहे एफडीआई पर भी बात की और कहा कि अधिक से अधिक एफडीआई के लिए राज्यों को आपस में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। He also talked about the positivity that is there for FDI around the world towards India. He wanted states to compete with each other to attract FDI to the country. So that, and he wanted a template to be prepared about how good states are. And the specific word he used is an investor-friendly charter. And start an investor-friendly charter and ranking states on how investor-friendly they are. So it's actually a modified version of EODB, ease of doing business, but actually a better one, where it will include a whole host of things like the legal system, what are the laws which are hindrances, what is the reduction in procedures which need to be simplified, what are the incentives that need to be given, how good is the law and order, how good is the transparency, how good is the infrastructure. So he's actually asked NITI to construct an index so states can compete in attracting FDI. End of the day, you can liberalize everything in FDI at the national level. But where the FDI flows is also important. And he made the point that if everything ends up in one corner of India, it's not good for the country. It needs to flow to all corners of the country. तो नीति आयोग की बैठक की जानकारी दे रहे थे। नीति आयोग की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। विजय जी, आपसे हमने जो सवाल पूछा था उसी में ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का जो रवैया रहा है आज बैठक में, उसको लेकर भी क्या कुछ कहेंगे आप? जी चंद्रशेखर जी, वही बात हो रही है। ममता जी के लिए एक तो कल भी मुझे कुछ इस तरह का मैसेज, मतलब जानकारी मिली थी कि वो शायद शामिल तो होंगी लेकिन बैठक का बाइकआउट करेंगी। इसमें एक जो डेवलपमेंट जो मुझे जानकारी मिली, हो सकता है आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि पहले इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस ने तय किया कि वो बैठकों में शामिल नहीं होंगे, बाइकआउट करेंगे। फिर कुछ और लोगों से बात हुई और उसके बाद
जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब, उनको जिम्मेदारी दी गई कि इंडिया ब्लॉक के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करें। लेकिन ममता जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस बैठक में शामिल होंगी, लेकिन वो उसको वॉकआउट कर सकती हैं, बाइकआउट कर सकती हैं, वॉकआउट कर सकती है, उसको बाइकआउट तो नहीं होना, उनको आना ही है। और उन्होंने दिल्ली में, जो मुझे जानकारी मिली, वो सुनीता जी के साथ बैठकर भगवंत मान साहब से भी बात की थी कि वो चाहे तो उनको आना चाहिए इस बैठक में। लेकिन बाद में उन्होंने तय किया कि वो नहीं आ रहे, आम आदमी पार्टी भी नहीं आ रही, स्टालिन साहब भी नहीं आ रहे, वो सब तय हो गया। और ममता जी जो गई तो उस समय ये मानस था कि बैठक में शामिल तो हो जाए, लेकिन विपक्ष की तरफ से विरोध जाहिर किया जाए। वो विरोध जाहिर करने की प्रक्रिया थी, ऐसा मुझे लगता है। 7 मिनट का समय दिया गया, ये भी बात थी। ये जानकारी भी मुझे मिली कि उनका टाइम लंच के बाद था, उसको पहले दिया गया। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो एडजस्ट किया ही जाता है। और मुझे लगता है कि यदि ममता जी ने जो बात कही कि कुछ और मुख्यमंत्रियों को ज्यादा समय दिया गया, ठीक है विजय जी, एक छोटा सा यहाँ पर हमको ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद फिर अपनी बातचीत हम चालू रखेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद नीति आयोग की आज की बैठक को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हम अपने कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। तो प्रोफेसर महाजन, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज काफ़ी कुछ राज्यों को भी विज़न डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहा गया है, कुछ राज्यों ने विज़न डॉक्यूमेंट बनाया भी है। तो ये मोदी सरकार की ओर से जो शुरुआत की गई है 2047 में विकसित भारत बनाने की मुहिम, उसमें सभी राज्यों को अपने साथ लेना और आगे के कदमों पर चर्चा करना, क्या कुछ कहेंगे, ये शुरुआत कैसी है? वास्तव में जब तक हम सब राज्यों का, जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक सब राज्यों की भागीदारी विकास में नहीं होगी तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए सब राज्यों को मिला करके ही बनता है नीति आयोग। ये एक फेडरल सिस्टम है। इस फेडरल सिस्टम के अंदर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक शब्द है जो बार बार कहा जाता है। इस नीति आयोग के गठन के बाद बार बार प्रधानमंत्री जी ने भी और बाकी अन्य मंचों पर भी इस बात को लाया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। वास्तव में इसी के माध्यम से ही देश के विकास की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यह जो बैठक है, ये बहुत ऐसी बैठकें बहुत रेयर होती हैं, इसलिए ठीक है बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है। विजय जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि एक शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से कर दी गई है, राज्यों की भूमिका कितनी अहम हो जाती है अब आगे के लिए? चंद्रशेखर जी, मैं छोटी सी बात कहूँ कि हिंदुस्तान जो है ना, पूरा देश जो है वो संयुक्त परिवार है। तो पूरे परिवार को बढ़ने के लिए परिवार के हर सदस्य को ही शामिल होना पड़ेगा। केवल हेड ऑफ द हाउस या फैमिली है उससे नहीं चलेगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं कि जो लोग नीति आयोग में बैठे हुए हैं उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए थी कि मान लीजिए जो मुख्यमंत्री नहीं आ रहे या बॉयकॉट कर रहे हैं, तो उनको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करके मनाकर कि भाई ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है, हम सबको आना चाहिए। अहम की लड़ाई के तौर पर नहीं देखा जाए, ये राजनीतिक। चलिए विजय जी, हम आशा करेंगे कि एक ये जो मकसद है, इस मकसद में आने वाले समय में चाहे वो राज्य हो, केंद्र हो, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ आएंगे। इसी के साथ आप